सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 21 स्टूडेंट में। तो आज है 27 मार्च 2026। 27 मार्च 2026 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उससे संबंधित जितने भी स्टैटिक फैक्ट हैं वो भी समझेंगे, जो आने वाले एग्जाम में आपके काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है ये पाकिस्तान है। ये फर्स्ट रैंक है इसकी। देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश है। पाकिस्तान पहले नंबर पे है और भारत कौन सा है, छठे नंबर पे है। इसको निकालती कौन है, स्विस कंपनी एक्यू एयर की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड देश में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। पाकिस्तान जो है पहले नंबर पे है। इसके बाद क्या है, बांग्लादेश है, ताजिकिस्तान है, चाड है, कांगो है और छठा नंबर पर कौन हमारा, भारत है। और भारत का लोनी शहर उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जिले में 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, पाकिस्तान, लेकिन सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, लोनी शहर है। लोनी शहर कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जिले में। और चीन के शिनजियांग क्षेत्र में स्थित होतान शहर ये दूसरे स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर कौन है हमारा, इंडिया का लोनी शहर है और दूसरे स्थान पर कौन सा, होतान शहर है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड देश कौन सा है, ये पाकिस्तान है। चलिए अभी रैंकिंग देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण रैंकिंग है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, ये चौथा स्थान है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, छठा स्थान। इसे जारी कौन करता है, जर्मन वायु द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है, तो जर्मन वायु जारी करता है। ग्लोबल टेररिज्म 2026 में भारत की रैंक कौन सी है, 13वीं। और पहली रैंक किसे है, इसमें भी पहली रैंक जो है पाकिस्तान की आई है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंक है, 191। तो कौन सा प्रेस सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है, तो इसमें भारत की रैंक 191। इसे जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। मानव विकास सूचकांक 2025 की रैंक कितनी है, 130 है। इसे जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 10वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी, 131वीं है। इसे कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी, 115वीं है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एससी दर्जा किन धर्मों तक सीमित है। यानी एससी कैटेगरी का जो दर्जा है वो किन धर्मों को दिया जाएगा। हिंदू, सिख, बौद्ध या हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों को, हिंदू और बौद्ध को यह दिया जाएगा। किसको, हिंदू को, सिख को और बौद्ध को। न इसमें ईसाई होंगे न इसमें मुस्लिम होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के पात्र हैं। तो कौन, किसके किसके, हिंदू के, सिख के या बौद्ध धर्म के। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य धर्म जैसे कि ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यानी जो भी पहले किसी दूसरे धर्म में है, अगर वो ईसाई धर्म में जाते हैं, धर्मांतरण करते हैं, तो उन्हें एससी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक बार कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है और सक्रिय रूप से उस धर्म को मानता है और उसका पालन करता है, तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। चलिए देख लेते हैं कि आयोग क्या क्या है। एससी आयोग जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का, इसका आयोग जो है अनुच्छेद 338 में है। और एसटी आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का किसमें है, अनुच्छेद 338 ए में है। और एससी एसटी आयोग जो है ये 65वां संविधान संशोधन 1990 से इनको क्या मिला है, संवैधानिक दर्जा मिला है। एससी और एसटी के लिए अलग अलग आयोग 89वां संविधान संशोधन जो है ये 2003 से बनाए गए हैं। तो एससी एसटी जो है अलग अलग आयोग जो है 89वां संविधान संशोधन से बने हैं। 338 जो है ये 89वां संविधान संशोधन से आया है। एससी आयोग में सदस्य कितने होते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। और इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और आयोग का मुख्य कार्य क्या है, एससी एसटी के अधिकारियों की रक्षा करना, शिकायतों की जांच करना और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना। तुम्हें पूछ सकता है कि ये आयोग जो अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करते हैं, तो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस मनाता है। तो ये मनाता है कौन सा है, बांग्लादेश, 26 मार्च को।
देख लेते हैं क्या बांग्लादेश 26 मार्च को आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से देश की स्वतंत्रता की घोषणा की। पहले क्या था, जो बांग्लादेश था वो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। बांग्लादेश में पहले से स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। उसके बाद जो है ये 26 मार्च को 1971 को ये आज़ाद मानता है, क्योंकि 25 मार्च को पाकिस्तान के द्वारा जो है यहाँ पे ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया, जिसमें अत्यधिक क्रूरता बरती गई। आंदोलन तो दबा ही नहीं। जैसे 25 मार्च को इन्होंने क्या किया कि ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से ऑपरेशन एक ने क्या किया कि स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश की, लेकिन इससे हुआ नहीं, और भी और भड़क गई थी। इन्होंने 26 मार्च 1971 को क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान देश को स्वतंत्र घोषित करे, ये पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इसी को आज़ाद कराने के लिए 16 दिसंबर 1971 को हमारा इंडो पाक वार होता है, इसमें 16 दिसंबर को हम विजय होता है, इसलिए इसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 दिसंबर को, इसमें बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया था। चलिए बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है इस समय? मोहम्मद शहाबुद्दीन। प्रधानमंत्री कौन है? तारिक रहमान। और मुद्रा क्या है? टका। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, सुंदरबन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बांग्लादेश में है। और बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से? जो हमारे इंडिया के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, कौन से? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख ट्रेनें कौन कौन सी चलती हैं? ये 3 ट्रेनें चलती हैं, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो संप्रीति, बोंगो साकर, कॉर्पैट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या क्या 24 मार्च 2026 को असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 24 मार्च को असम राइफल्स का स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया? ये 191 नंबर का था। असम राइफल्स ने 24 मार्च 2026 को अपना 191वां रेजिंग डे मनाया है। क्या मनाया है? 191वां रेजिंग डे मनाया है। डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने शिलोंग स्थित वार मेमोरियल पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 बटालियन को आर्मी चीफ यूनिट सिटेशन और 8th असम राइफल्स को द ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव का प्रतिष्ठित खिताब प्रदान किया। असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करती है। तो असम राइफल जो है किसके तहत काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करती है। यह भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका उद्देश्य क्या है? इंडिया म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा करना और पूर्वोत्तर भारत में शांति और स्थिरता बनाए रखना। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1835 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मेघालय के शिलोंग में। चलिए अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से नियुक्ति कहाँ पे, किसके क्या निदेशक हैं। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार है। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर है। आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा है, पहली महिला है जो आरपीएफ के महानिदेशक है। एसएसबी महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल है। असम राइफल के कौन है? विकास लखेरा। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास। सेबी के अध्यक्ष त्विनकांता पांडे। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वीना राणन। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर आटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। विश्व टीबी दिवस 2026 के अवसर पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत ऐप और टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल का शुभारंभ किसने किया है? किसे किया है? जेपी नड्डा ने। तो विश्व टीबी दिवस तो 24 मार्च के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद मतलब जेपी नड्डा ने ग्रेटर नोएडा में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत ऐप और टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल का शुभारंभ किया है। यह अभियान 2026 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जन भागीदारी पर केंद्रित होगा। ये जो है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसी अवसर पर इन्होंने क्या किया है? 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान और टीबी मुक्त भारत ऐप लॉन्च किया है और टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया? ये जेपी नड्डा जी ने लॉन्च किया। अभी देख लेते हैं कि मार्च में कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं। तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस।
18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं। 21 मार्च को विश्व वन दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस दोनों मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी विश्व टीबी दिवस बनते हैं। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध, रंगदारी, एक्सटॉर्शन और डिजिटल धमकियों को रोकने के लिए अभेद्य मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सा एप्लीकेशन है अभेद्य, ये किसे लॉन्च किया है? ये हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया। अभेद्य मोबाइल ऐप को लॉन्च किया हरियाणा पुलिस ने। तो हरियाणा पुलिस ने डिजिटल अपराधियों और रंगदारी मांगने वाले के खिलाफ अवैध मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह देश का पहला ऐसा मोबाइल आधारित सुरक्षा प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को संदिग्ध कॉल, धमकी भरे संदेशों, स्टॉकिंग और डिजिटल उत्पीड़न से बचाने में मदद करेगा। हाल के समय में विदेश से आने वाली फर्जी कॉल्स के जरिए लोगों को धमकाकर पैसे वसूले जा रहे हैं। अभी सभी लोगों के फ़ोन पे कॉल आ रहे हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, उसके लिए लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। तो ये जो है अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इन्हीं अपराधों को रोकने के लिए ऐप बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जबरन वसूली और साइबर ठगी को रोकना है। ये एप्लीकेशन से जो है पहले ही आपको वार्निंग आ जाएगी ये जो है फ्रॉड कॉल है। तो हरियाणा का देख लेते हैं कि राजधानी क्या है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। और राज्यपाल कौन है? असीम कुमार घोष। और यहाँ के देखते थे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और लकेसर नेशनल पार्क, ये हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्रॉफ्ट्स मेला हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। तो फरीदाबाद में कौन सा मेला लगता है? सूरजकुंड का मेला लगता है। हरियाणा का लिंगानुपात 879 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार 879 है, जो भारत का सबसे कम लिंगानुपात है। भारत के सभी राज्यों में से सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? 879 का। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। यह कब शुरू हुआ है? 2015 में, इसी जगह शुरुआत हुई। 7वें प्रश्न चल रहे हैं कि महिला HG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो इसे कौन लॉन्च कर दिया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू की है। यह सुविधा देने वाला देश का पहला बैंक बना है। इसके तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता धारक पात्र महिलाओं को 5,000 तक ओवरड्राफ्ट मिलेगा, जिसे वे सीधे UPI के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद में आयोजित 25वें चेयरमैन लेवल क्रेडिट कमेटी बैठक में लॉन्च किया। रूरल वुमेन तक डिजिटल क्रेडिट की पहुंच को आसान करना है, मतलब ये ग्रामीण महिलाओं के पास भी पहुंच हो जाए। इसके लिए महिलाओं को ब्रांच में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वे किसी भी UPI ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे या बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए या मर्चेंट या QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकती हैं और अपना बैलेंस चेक कर सकती हैं और ऑनलाइन भी यह पैसा चुका भी सकती हैं। तो ये किसे लॉन्च किया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। तो देख लेते हैं अभी ओवरड्राफ्ट समझेंगे। ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट बैंक खाते से जुड़ी एक सुविधा है। इसमें अगर आपके बैंक खाते में जीरो बैलेंस है तब भी आप बैंक द्वारा तय की गई एक निश्चित लिमिट, जैसे यहाँ 5,000 तक का पैसा निकाल सकते हैं या मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं। यह एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन होता है। जैसे आपके बैलेंस में कुछ बैलेंस भी नहीं है, फिर भी अगर 5,000 तक आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप पेमेंट इसके द्वारा कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1908 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वडोदरा, गुजरात में। और इसकी टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और RBI संबंधित फैक्ट देख लेना क्या है कि RBI भारत का सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। RBI एक्ट 1934 के द्वारा हुआ है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और जो है ये हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। इसके पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। और वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। देख लेते हैं 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये के नोट जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है। इसके अलावा जितने भी नोट है उसे RBI जारी करता है। और नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो RBI गवर्नर के होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? मौद्रिक नीति बनाना। बैंकों का बैंक कहलाता है, या सरकार का बैंक होता है, ये मुद्रा जारी करता है। इसका लोगो क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर के साथ पाम ट्री है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाता है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 RBI के होते हैं और 3 जो है गवर्नमेंट के होते हैं। RBI को बैंक ऑफ बैंक भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कि हाल ही में भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? ये लद्दाख में लॉन्च की गई है। कौन सी? शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? ये लद्दाख में लॉन्च की गई है। तो भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे, विशेष रूप से स्पुतिक फारका में शुरू की गई है।
इस परियोजना का उद्देश्य सिंधु नदी की पारिस्थितिक बहाली और हरित गलियारे के माध्यम से शुष्क क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाना है। सिंधु नदी किनारे जो पेड़ लगाए जाएंगे। देख लेते हैं कि लद्दाख के पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होमस्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो लद्दाख के पर्यटन विभाग ने क्या लॉन्च किया? लद्दाख के होलिस्टिक होमस्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क। वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। तो न्योमा एयरबेस कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। तो विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख की रिगजिन यांगडोल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया था। एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? लद्दाख में किया गया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण भी कहाँ किया? लद्दाख में किया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्या है कि 12वीं ग्लोब नेटवर्क की संचालन समिति की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो किसने की है? ये भारत ने की है। कौन सा है? ग्लोब नेटवर्क की संचालन समिति की बैठक 12वीं। तो भारत ने नई दिल्ली में 23 से 25 मार्च 2026 तक जी ग्लोब नेटवर्क इन ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की मेजबानी की है। इसका उद्देश्य क्या है कि करप्शन से लड़ने के लिए ग्लोबल कॉपरेशन बढ़ाना। और इस बैठक में भारत की प्रमुख एंटी करप्शन एजेंसी सीबीआई और ईडी के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। तो सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने भाग लिया। देख लेते हैं ये ग्लोब नेटवर्क क्या है। यह करप्शन से निपटने वाली एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है और एक ग्लोबल नेटवर्क है। यह एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां अलग अलग देशों की एजेंसी मिलकर करप्शन केसेस पर काम करती हैं। इसकी स्थापना सऊदी अरेबिया की G20 अध्यक्षता 2020 के दौरान रियाद इनिशिएटिव के तहत की गई थी। यह नेटवर्क यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यानी UNCAS के तहत काम करता है। इसमें वर्तमान में कितने देश हैं? इसमें 135 देश हैं और भारत 2022 में इसमें शामिल हुआ है। भारत कब शामिल हुआ इसमें? 2022 में। अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। क्या करें? मार्च 2026 में भारत की पहली गौटेक 2026 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया पुणे महाराष्ट्र में। कौन सा? भारत की पहली गौटेक 2026 प्रदर्शनी। तो यह प्रदर्शनी मार्च 2026 में कृषि महाविद्यालय पुणे में आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? गौ आधारित कृषि को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना तथा ग्राम आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना। तो क्या है कि पहली गौटेक 2026 प्रदर्शनी कहाँ से हुई है? ये पुणे महाराष्ट्र में। चलिए महाराष्ट्र से संबंधित थोड़ा जान लेते हैं। क्या है कि इस महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ये रहा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। बिमस्टेक का पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को। ये मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। इसके सदस्य देश कौन से हैं? 7 सदस्य देश हैं। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। ये बिमस्टेक के बारे में। बिमस्टेक के बारे में भी देख लेते हैं। क्या है? बिमस्टेक का पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997। इसका मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश के ढाका में। और सदस्य देश कौन से? 20 है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और ईसी से कुछ नहीं है। ई से बाकी 2 देश बचे कौन से? भूटान और नेपाल। चलिए अब 26 मार्च 2026 का जो है रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास काकाटू 2026 में शामिल हुई है? ये काकाटू अभ्यास 2026 कहाँ हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। पंगुनी रथ उत्सव का आयोजन किस मंदिर में किया गया है? ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में किया गया है। जून 2026 में भारत और चीन के बीच 7 साल के अंतराल के बाद किस दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू होने जा रहा है? तो ये उत्तराखंड का लिपुलेख एक दर्रा है, वहां से फिर से शुरू किया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार जना? सुखी कौन सा? सुखी से सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहाँ गया ये? हिमाचल प्रदेश के। सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस बिल 2026 को संसद में किसने पेश किया? तो ये अमित शाह जी ने पेश किया है। अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? संजय राउत। इन्होंने इनके द्वारा बिताए गए जेल की कहानी है। हाल ही में महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार सम्मानित किया गया? ये किया गया कल्पना सोरेन को। नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए फरवरी 2026 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश बन गया है? तो कौन सा बन गया? ये चीन बन गया। नीदरलैंड को पीछे छोड़ दिया है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में। चलिए धन्यवाद। इसका जो है टेलीग्राम चैनल जो है का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।